वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम एक ऐसे खास मेहमान के पास आपको लेके जाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी इन्होंने बड़े ही सराहनीय कार्य किए हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसे क्षेत्र में हर जगह पहुंचाने में, चाहे वो दवाइयां हैं या वो इंजेक्शन हैं, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई। हमारे साथ हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं और बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। लगातार क्षेत्र के अंदर ये सक्रिय रहे और सरकारी जो अधिकारी हैं वो कोई लापरवाही ना करें और क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे, ये लगातार इसलिए पूरे कोरोना के इस काल में सक्रिय रहे हैं। और आज इन्हीं से जानेंगे हम कि क्या स्थिति है। जी चंद्रिका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम लगातार कोरोना की इस महामारी में कोशिश कर रहे हैं कि आपको धरातल पर जो चल रहा है उसकी सच्चाई दिखाई जाए, वास्तव में हकीकत क्या है ये दिखाया जाए, क्योंकि अफवाहों पर अगर आप ध्यान देंगे तो परेशान होंगे। अफवाहें बहुत फैलाई गई हैं, बहुत बार लोगों को डराया गया है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर रहें। सरकारी जितनी भी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, एसओपी का पालन कीजिए। आप लगातार हाथ धोते रहिए, मास्क लगातार लगाकर रखिए और कम से कम घर से बाहर निकलिए, क्योंकि सरकार भी आपसे यही कह रही है। देखिए बहुत बड़ी महामारी है ये, पूरा विश्व इससे हिला हुआ है। और इसी में हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी भी हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी, अभी आवाज आई है आपकी। मेरी आवाज आप तक जा रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। जी चंद्रिका प्रसाद जी, अभी वर्तमान में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और जो समस्याएं बीच में आई थी कि दवाइयां की कुछ दिक्कत हो रही थी या इंजेक्शंस की दिक्कत थी, उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी की बात हो रही थी और भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, अब आप उस स्थिति को कैसे देखते हैं? कितना पार पाई है सरकार इन सब चीजों पर? जी। अप्रैल के बाद कोरोना की दूसरी लहर अपने उत्तर प्रदेश में प्रभावी हुई थी और उस समय हमारे जो बड़े डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, वो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख के आसपास रोज केसेज आएंगे, पॉजिटिव केस, और उत्तर प्रदेश के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयास से और उनका जो नियंत्रण था, इस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, तो एक दिन जरूर 38,000 तक केसेज गए थे और आज 3-3.5 हजार पर पूरे प्रदेश में केसेज आ गए और लगातार केसेज घटते जा रहे हैं और कई जिलों में शून्य हो गए हैं। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमारा प्रदेश इससे संक्रामकता से उबर जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार, जैसे ही बीमारी व्यापक रूप से फैली, उन्होंने हर जगह, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या पीएचसी हो या अन्य कोई संस्था हो मेडिकल की, सबको उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने बेड्स हैं उन बेड्स की संख्या दुगनी करिए, डबल करिए। उन्होंने उसकी संख्या बढ़ाई। उसके अलावा उन्होंने सभी जितने भी उनके प्रभारी मंत्री थे वो स्वयं भी उन्होंने दौरा किया, जा करके देखा और ये भी कहा था कि जो मरीज क्वारंटाइन हो सकते हैं, होम क्वारंटाइन,
उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, तो बिस्तरों की संख्या, बेड की संख्या पर्याप्त थी। कुछ जगह जरूर बड़े शहरों में 4-5 जगहों पर ये दिक्कत आई थी, लेकिन अन्य जिलों में ये कोई बहुत दिक्कत नहीं आई थी। बेड भी उपलब्ध थे और ऑक्सीजन भी प्रारंभ में कुछ दिक्कत थी, क्योंकि हमारी जो जरूरत थी वो 1000 टन की जरूरत थी, 1000 टन प्रतिदिन की जरूरत थी हमको ऑक्सीजन की, और वो 2-4 दिन समस्या रही। उसके बाद हम 1030 टन तक हम ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सफल हुए थे, जो गाड़ियों ट्रेनों से आई थी। और जहाँ से हमारा अलॉटमेंट था हमारे पास टैंकर्स भी थे, उन टैंकर्स के माध्यम से हमने जो इलाज थे प्लांट, वहाँ से ऑक्सीजन हमने प्राप्त की थी। क्योंकि पूर्व से ही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस मामले में ठीक था कि जिला अस्पताल थे, मेडिकल कॉलेज थे, वो ऑक्सीजन कहीं न कहीं किसी प्लांट से प्राप्त करते थे पूर्व में ही, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काम कर रहा था। लेकिन एकदम से मांग बढ़ी, उसी हिसाब से हम लोगों ने आपूर्ति को भी बढ़ाया, और यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से आपने देखा होगा कि सब जगह कोई न कोई हादसा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई बड़ा हादसा नहीं सुनाई पड़ा। जी नहीं, लगातार प्रयास चल रहे हैं, और ये भी एक अच्छी बात है कि सरकार के जो कार्य चल रहे हैं, योगी जी की सराहना WHO भी कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें वैक्सीन को लेकर एक अफवाह फैली कि जो वैक्सीन का टाइम है, जैसे एक वैक्सीन आज लगी तो पहले 28 दिन बाद, फिर 42 दिन बाद, अब 85 दिन, कभी 90 दिन, ये जो चल रहा है, इसे लेकर जो हम कह रहे हैं भ्रांतियां फैल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वैक्सीन की क्या वास्तव में किल्लत है, या जो शोध सामने आए हैं उसे लेकर इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत प्रकार की बातें होती हैं। आपको ये अनुमान होगा कि गांव में पहले भी, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन आई हो, चाहे वो चेचक की वैक्सीन आई हो, या डिप्थीरिया की वैक्सीन आई हो, या अन्य कोई वैक्सीन आई हो, सारी वैक्सीन जब गांव में लगाने के लिए लोग कोशिश करते हैं तो एक रेसिस्टेंस होता है, एक धारणा बनी हुई है कि नहीं हमको इंजेक्शन नहीं लगवाना, हमको टीका नहीं लगवाना, और इसमें हमको नुकसान हो जाएगा। और कुछ जो हमारे अन्य बड़े नेता थे अन्य दलों के, उन्होंने भी शुरू में कह दिया कि अभी इसका ट्रायल नहीं पूरा हुआ। एक बड़े नेता ने कह दिया, एक दल के एक नेता ने कह दिया ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम किसको नहीं लगवाएंगे। एक्चुअली नेता जब बोलते हैं तो उनके ये दिमाग में नहीं रहता कि इसका असर कितना अच्छा या बुरा हो जाएगा, तो तमाम लोग उसको बचने लगे कि यार टीका अभी ठीक नहीं है। अब जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन को लेकर के भी अफवाहें उड़ाई गई, कोविशील्ड को भी लेकर उड़ाई गई। कोविशील्ड मैंने खुद लगवाई है, और जैसा कि आपने कहा कि पहले 28 दिन था, फिर 1.5 महीने हुआ, फिर 2 महीने, अब 3 महीने कहा जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि शोध के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि टीका लगवाने वालों के कारण या टीका लगाने वालों के कारण इस तरह की कोई चर्चा नहीं आई है। जिन्होंने भी टीका लगवाए हैं, उनको दोनों डोज लग गए हैं, उनको किसी प्रकार का कोरोना नहीं हुआ। और अगर 1, 2, 3 या 4% आदमी को कहीं हुआ भी तो बिल्कुल हल्के जुकाम की तरह होकर के समाप्त हो गया है, और लोग बाग इसको बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भयभीत हैं, भ्रमित हैं, वो टीका लगवाने से आज ही बच रहे हैं। टीके की पर्याप्त बाइल्स वैक्सीन होने के बाद भी हमारे गाँव में जब चिकित्सा कर्मी जाते हैं टीका लगाने के लिए, तो लोग जल्दी से नहीं आते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि हमको टीका न लगवाना पड़े। इस प्रकार की थोड़ी भ्रांति गाँव में जरूर है, लेकिन प्रयास हो रहा है सरकार की ओर से भी और जनप्रतिनिधियों की ओर से, सामान्य जनों की ओर से, जिन्होंने लगवा लिया है तो वो धीरे धीरे करके लगवा रहे हैं। अब उनके मन में था कि टीका लगवाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। हमारी यूपी में भी आप जानते हैं 1 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं, तो अब टीका धीरे धीरे लग रहा है। मैं समझता हूँ कि बीच में और गति आएगी, तो टीका को लेकर के कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अभी मैं ऐसे पेशेंट को जानता हूँ जिनको 1 खुराक लग गई थी, और उनको अगर हुआ भी कोरोना तो वो बड़ा सुरक्षित बच गए, और उनको कोई बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं आई, और जल्दी ठीक भी हो गए। और जिनको 2 लग गई उनको तो हुआ ही नहीं। तो टीका हमारा रक्षा कवच है, बड़ा अच्छा है, लेकिन लोगों ने जाने अनजाने में इतनी अफवाह फैला दी कि टीका लगवाने में थोड़ा लोग कतराते हैं, जल्दी तैयार नहीं होते। अभी जो सरकार ने अनाज बांटा मुफ्त में, उसमें भी लोग कहते थे कि हम अनाज लेने तभी आएंगे जब आप ये कहें कि हम टीका नहीं लगाएंगे वहाँ, जबकि वहाँ टीका लगाने का कोई नियम, कोई वो नहीं था, कोई निश्चय नहीं था, न कोई तय हुआ था, न वहाँ टीका लगाने वाले थे। परंतु उनके मन में था, विरोधियों ने इस प्रकार की अफवाह फैलाई कि अनाज लेने जाओगे तो वहाँ टीका लग जाएगा।
उनको लगता है अनाज भी न लें, टीका भी न लगवाएं, ज़्यादा बीमार पड़े तो हम कहेंगे देखो इनके टाइम कितना हो गया। ये तो बहुत कुछ बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन विषय बस मैं कह रहा हूँ, प्रसंग बस कह रहा हूँ। इस तरह से तमाम चीज़ें की गई, लेकिन मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि झूठ के पैर नहीं होते। कोई भी कितनी अफवाह उड़ा जी ले, कुछ दिन बाद हर अफवाह खत्म हो जाती है। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत अफवाहें देखी हैं, सारी अफवाहें धीरे धीरे समाप्त हुई हैं। टीका को लेकर के जो भ्रम फैलाया गया है वो भी समाप्त होगा। आपने आंकड़े खुद ही आप लोग टीवी में दिखाते हैं कि 20 करोड़ से अधिक देश में लग गया, 1 करोड़ से अधिक हमारे उत्तर प्रदेश में लग गया, लगातार लग रहे हैं। जो सरकार की अभी तक की योजना है, हम समझते हैं कि दिसंबर के पहले पहले हम 100% टीके लगा देंगे। तो देसी वैक्सीन भी लगा रहे हैं और विदेशी भी मंगाई जा रही है। तो टीके को लेकर के मैं समझता हूँ जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, रेसिस्टेंस है और अफवाहों का प्रभाव है, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे 18 से 44 वाले हैं, नौजवान और नवयुवतियाँ हैं, ये बहुत तेजी से जी टीका लगवा रहे हैं और ये धीरे धीरे भ्रम को समाप्त कर देंगे। जी बिल्कुल। चंद्रिका प्रसाद जी, एक और अहम सवाल यहाँ ये है कि जिस तरह से ग्रामीण हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवालिया निशान खड़े रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रयास अब चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। शहरी क्षेत्रों में तो चलिए अस्पताल भी हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी स्थिति आपके सामने, आपको भी पता है। और इस चीज़ को लेकर हम यही कहेंगे कि जो प्रयास होने चाहिए थे पहले, वो प्रयास शायद नहीं हुए। अगर हम उसे देखें तो आपकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर क्या प्रयास कर रही है, और उन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक मंत्री हैं। जी सरकार ने, आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इसलिए मेडिकल जी कॉलेज बनाया है कि वहाँ से पढ़ करके जो MBBS डॉक्टर हैं और जो विषय विशेषज्ञ हैं, वो जब निकलेंगे तभी हमको डॉक्टरों की संख्या उपलब्ध होगी। तो चाहे मेडिकल जिला अस्पताल हो, CSC हो, CSC हो या और हमारा वेलनेस सेंटर हो, सब जगह चिकित्सकों की उपलब्धता तभी हो पाएगी जब हमारे पास पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे। आपने भी देखा होगा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे MBBS के, उनको सबको कोरोना कंट्रोल में लगाया गया था। क्योंकि पहले मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन ये सरकार आने के बाद लगातार मेडिकल कॉलेज खोल रही है। हमने कई एम्स भी खोले हैं और लगातार हम मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो हमारे NM सेंटर थे उनको हमने वेलनेस सेंटर बनाया है और वहाँ भी हमारा एक हाउस का डॉक्टर बैठता है और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को मोटिवेशन भी करें, लोगों को योगा इत्यादि की शिक्षा भी दें और लोगों को दवाइयाँ और टीके के संबंध में भी बताएं। तो जैसे अगर हम एक ब्लॉक की बात करें तो एक ब्लॉक में अगर एक CSC है तो उसके नीचे 2-3 CSC हैं विभिन्न गाँव में, और 32 से लेकर 34 तक हमारे वेलनेस सेंटर हैं। सब जगह हमारे टीके भी लग रहे हैं, दवाएं भी मिल रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कर्मचारी वहाँ जरूर बैठता है। अभी थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा, 1 मिनट बताना चाहूँगा कि सरकार के निर्देश पर प्रत्येक जिले में कमेटियां बनाई गई और जितनी न्याय पंचायतें, यदि मैं चित्रकूट की बात करूं तो 47 न्याय पंचायतों में 47 हमारे टीमें बनाई गई और एक एक न्याय पंचायत को टेकअप किया और 7-8 दिन में जितने गाँव थे, एक न्याय पंचायत में सामान्यतया 7-8 गाँव होते हैं, सब जगह गए। उसमें आशा भी थी, हमारी ANM भी थी, एक सीनियर अफसर भी था हमारा जिले का, ताकि उसकी देख रेख हो सके। तो मेडिकल किट बनाई गई थी कोरोना की। जो बीमार थे, लक्षण दिखे, उनका टेस्ट भी कराया, उनको किट भी घर में जाकर उनकी बेड पे दिया और अगर कोई आदमी गंभीर बीमार था उसको फिर हमने एम्बुलेंस से अस्पताल भी पहुंचाया। और ये काम हमारा जब हो गया तभी कोरोना आज हमारे जिलों में शून्य पहुंच गया। कोरोना 1-2 निकलता है, किसी दिन 0 निकलता है। कोरोना की स्थिति लगभग नियंत्रण में आ गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में कोरोना का प्रचार तो हुआ, लेकिन गाँव में लोगों की इम्यूनिटी भी थोड़ा ठीक है। और जो हमारी देसी पद्धति है, काढ़ा है, गर्म पानी है, भाप है, इस प्रकार की चीज़ों का लोगों ने प्रयोग किया और सरकार ने घर घर दवाई पहुंचाई। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि जहाँ पर बीमारी वहीं पर दवाई, तो घर घर पहुंचाया गया। ये टीमें बनाकर घर घर पहुंचाने से मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक लाभ हुआ और गाँव में जो लोग बीमार थे
दवा खा के ठीक हो गए। तो अब ये लगभग लगभग नियंत्रण में है और मैं समझता हूँ कि अब कोरोना को लेकर के जो व्यवस्थाएं हमको करनी थी, हमने लगभग सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना स्वयं हुआ था, लेकिन वो मॉनिटरिंग करते रहे जिलों की। उसके बाद जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो सारे उन्होंने मंडलों का दौरा कर लिया है और मंडलों में सारे उस मंडल के जिलों को बुलाया, उनके सीएमओ को, उनके जो डीएम थे, सबको मार्गदर्शन दिया, सबकी मॉनिटरिंग किया, समीक्षा किया और जितने जनप्रतिनिधि थे उनको भी बुलाया, उनको भी मार्गदर्शन दिया। जो मिनिस्टर्स थे उनको प्रभार के जिलों में भेजा, उन्होंने जाके कोविड सेंटर, कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया, जिला अस्पताल को देखा, वहां जाकर के प्रेस को भी सारी चीजें बताई और गांव का भी मुआयना किया। तो लगभग उन्होंने बहुत व्यापक रूप से माइक्रो लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग और तैयारी और का जो इंस्पेक्शन है किया, लोगों को मोटिवेट भी किया। तो कोरोना की स्थिति उत्तर प्रदेश में, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि 15 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक 1 लाख केस रोज निकलेंगे और यूपी में स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, तो बिल्कुल नियंत्रण में है। आज 3-3.5 हजार केस निकल रहे हैं। योगी जी महाराज ने जो मेहनत किया और संत हैं, भगवान की भी उनके ऊपर कृपा है, तो कोरोना हमारे प्रदेश में, हम लोग जिलों में लगभग नियंत्रण में। जी नहीं, बिल्कुल चंद्रिका प्रसाद जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। एक अपने क्षेत्र की जनता से कोरोना को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो कहेंगे प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? प्रदेश की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इसका प्रोटोकॉल है, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोना और टीका जरूर लगवाएं। मैं सबसे बड़ी अपील टीका की करता हूँ कि टीका जरूर लगवाएं, चाहे जिस आयु के लोग हों। टीका मस्त है, टीका हमारा रक्षा कवच है, तो सभी भ्रांतियों में न पड़ करके टीका अवश्य लगवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका जी, आपने अपना समय हमें दिया और बहुत सारी बातें हमें बताई। तो ये थे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। उनका भी कहना यही है कि आप टीका अवश्य लगवाएं, जो वैक्सीन है वो जरूर लें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। लोग अलग अलग बातें कहेंगे, लोग अलग अलग भ्रांतियां पैदा करेंगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा और इस कोरोना जैसी लड़ाई से जीतने के लिए एकजुट होकर जो एसओपी है उसका पालन करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत